हाँ। देखो ठीक है, आपको उस दिन क्वाटरनरी कार्बन तक बता दिए थे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ठीक है, आज दो इम्पॉर्टेंट चीज देखेंगे। यहाँ पे कुछ है इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है विनाइलिक कार्बन। ठीक है, तो एक ही चीज ध्यान रखना है, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, अब सी डबल बॉन्ड सी जो है ये कार्बन का मतलब अल्कीन का सबसे पहला है। अल्कीन, अल्कीन में सबसे फर्स्ट आता है इथीन। ठीक है, तो इथीन में सबसे पहला, मान लीजिए मैं इसको लिखूं CH2 और CH2, तो इथीन का जो ओल्ड नेम है या ट्राइवियल नेम जो कहेंगे, ओल्ड और ट्राइवियल नेम, ठीक है, इसको कहते हैं विनाइल। ठीक है, ओल्ड नेम और ट्राइवियल नेम को हम विनाइल कहते हैं। तो यहाँ पे विनाइलिक कार्बन, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको परेशान करने के लिए कुछ क्वेश्चन देगा तो इस जगह पे विनाइलिक कार्बन से क्वेश्चन उठ के आता है। अब जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, देखिए X यहाँ पे हेलोजन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, मान लीजिए चार ऑप्शन है आपके पास, अब बोलेगा कि इसमें से विनाइलिक हैलाइड कौन सा है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, विच वन इज विनाइलिक हैलाइड। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपको कि जो इथीन होता है, इथीन को हम कहते हैं विनाइल। ठीक है, ये इसका पुराना नाम है, ट्राइवियल नेम। तो इथीन के साथ, इथीन के साथ जो भी होगा उसे हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड या विनाइलिक अमाइड। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ जो भी होगा उसे हम विनाइल कहेंगे और उसके साथ जो भी जुड़ेगा उसका हम नाम लिखेंगे। अब आप बताइए यहाँ पे विनाइलिक हैलाइड किसको कहेंगे? इस चारों में से कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट वाला सर। रानी तुम्हारा? यस सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ चूंकि यहाँ पे मैंने आपको क्लियर क्लियर लिख दिया है कि इथीन को हम कहते हैं विनाइल। ठीक, मैंने आपको सिंबल भी दे दिया इस वजह से। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो सिंपल सा एक लॉजिक दिया जाता है। लॉजिक कह लीजिए या टेक्नोलॉजी कह लीजिए या टेक्निकल कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। sp2 और ये भी हमारा है sp2। ठीक है, तो sp2 के साथ जो भी चीज डायरेक्टली लिंक होगा, जैसे डायरेक्टली कोई बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम कहेंगे विनाइलिक। ठीक, तो ये जो अभी मैंने आपको दिखाया इसे कहेंगे विनाइलिक अमाइड, विनाइलिक अमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से सारा कुछ जुड़ता है। बेसिक फंडा क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर होता है तो उसे हम विनाइलिक कहेंगे। जैसे यहाँ पे अमाइड है, यहाँ मैंने क्वेश्चन में आपको हाईलाइट दिया है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे है फर्स्ट वाला, ये हमारा विनाइलिक हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है, विनाइलिक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है अलाइलिक कार्बन एटम। देखो दोनों का फर्क ढंग से देखोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी अलाइलिक में क्या है कि sp2 कार्बन होगा पहला, उसके बाद फिर दूसरा जो होगा वो भी sp2 होगा। ठीक है, तीसरा जो होगा वो होगा sp3 और इसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप लगा होगा। ठीक है, कोई हैलोजन ग्रुप या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, चाहे NH2 हो, चाहे तो
चाहे तो यहाँ पे आप COOH लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से एक जनरेट होगा, तो इसे हम कहेंगे अल्लाइलिक। क्या कहेंगे? अल्लाइलिक। अब आप बताइए, जो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया है, यहाँ पे अल्लाइलिक कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से अल्लाइलिक ग्रुप कौन सा कहलाएगा? 4 वाला सर। 4 वाला। क्या रानी सही है? पता नहीं सर। देखो, मैच करने का कोशिश करो। sp2 कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड, फिर से C। अब sp3 है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड के साथ C होगा और उसके बाद हेलोजन। तो किससे मैच कर रहा है? देखो यहाँ 4th वाले ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम, 4th वाले ऑप्शन। हाँ, तो इसको हम कहेंगे क्या? अल्लाइलिक कार्बन एटम, ठीक है, सिंपल। हाँ, जब आप नोट्स लिखोगे ना, तो नोट्स में जहां मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको आप कंपलसरी लिखेंगे, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है। sp2 और sp2। विनाइलिक का हम बात करेंगे। विनाइलिक में खाली sp2 होता है, sp2 डबल बॉन्ड sp2, जो अभी देखो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरा माउस है। sp2 डबल बॉन्ड sp2 मतलब वैसा कार्बन होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ठीक है। और यस। अल्लाइलिक का बात करेंगे तो वैसा मॉलिक्यूल होगा जहां पे पहला कार्बन डबल बॉन्ड दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और जो तीसरा कार्बन होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड के साथ, और उस सिंगल बॉन्ड के साथ फंक्शनल ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। नोट्स में आप इसको ऐसे लिखेंगे। हालांकि मैंने यहाँ लाइन में लिखा है, तो लाइंस जब आप लिखोगे, ये वाला लाइन, पहला लाइन, तो इसके साथ आप ये sp2 वाला डालेंगे, और जब आप इसको लिखेंगे तो इसके साथ आप ये sp2 और sp3 वाला डालेंगे। क्लियर है नोट लिखने के लिए? समझ में आया कैसे लिखना है? हाँ सर। ठीक है, सर एलाइलिक कार्बन आइटम थोड़ा सा बता दीजिए। फिर बता दें? ठीक है, बता दें। Yes, sir. देखो, मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो, CH2 CH, फिर यहाँ पे CH2 और फिर X, ठीक है। तो ये देखो मेरा क्या है, ये प्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन। अब इसको हम कह सकते हैं ये मेरा प्रोपीन हलाइड है, ठीक। तो इस प्रोपीन हलाइड में मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है क्या? हालांकि हम पढ़ाए हैं पिछले सेमेस्टर में। sp2। और ये है आपका sp3, Yes, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, sp2 sp2 sp3 और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो इसे हम कहते हैं अल्लाइलिक, ठीक है, अल्लाइलिक कार्बन आइटम। क्लियर है अभी? yes sir. देखो यहाँ पे एग्जांपल में भी हम दिखाए हैं, नीचे का एग्जांपल दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये अल्लाइलिक हाइड्रोजन दिया गया। अल्लाइलिक हाइड्रोजन कहने का मतलब है ये मेरे पास sp2 है, ठीक है, ये दोनों, ये वाला sp2 और ये वाला sp2, ये जो है ये मेरा sp3 है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो है ये भी मेरा sp3 है, और इसमें ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी sp3 है,
ठीक है। लेकिन अलाइलिक होने के लिए, मतलब ये जो अलाइलिक है, ये अलाइलिक होने के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होना चाहिए? तो sp2 वाले कार्बन, उसके साथ sp2 वाला कार्बन होना चाहिए, और उसके साथ sp3 वाला होना चाहिए। तब इसके साथ जो भी लगा रहेगा उसे हम अलाइलिक कहेंगे। ठीक है, तो इस जगह पे इन दोनों को हम अलाइलिक नहीं कहेंगे। ठीक है, रेड वाला से जो मैंने मार्क किया है इसको अलाइलिक नहीं कहा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो दोनों हाइड्रोजन है इन दोनों को हम कहेंगे अलाइलिक हाइड्रोजन। उसी तरीके से ये जो दोनों हाइड्रोजन है इसको भी कहेंगे अलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम नोटेशन देते हैं। क्लियर है अभी अलाइलिक का फॉर्म? यस सर। ठीक, देखो यहाँ पे नीचे में आपको विनाइलिक भी दिया गया है। यहाँ पे जहाँ मेरा माउस घूम रहा है यहाँ पे देखिए विनाइलिक हाइड्रोजन्स को दिखाया गया है। उसके बाद ये बीच वाला फॉर्मूला आपको दिया है जहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन दिखाया गया है। फिर नीचे में आपको बेंजाइलिक भी दिखाया गया है, साथ में विनाइलिक भी दिखाया गया है। अभी बेंजाइलिक और फिनाइलिक दो वर्ड है, पता है? आपने यस सर। फिनाइल पढ़ा होगा और बेंजाइल, ये दोनों वर्ड पढ़े होंगे आपने। ठीक है, अब आप बताइए बेंजाइल कब कहते हैं और फिनाइल कब कहा जाता है? किसको पता है दोनों में से? बेंजाइल कब कहा जाता है और फिनाइल कब कहा जाता है? सर फिनाइल जब उसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तब। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तब। और बेंजाइल? बेंजाइल जब ऐसे ही रहता है, उसका बेंजाइल जो स्ट्रक्चर होता है उसी को बेंजाइल। देखो सिंपल सा एक कंक्लूजन है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर हमारे पास ये रिंग है, ये बेंजीन का रिंग है। ठीक है, इसे कहते हैं बेंजीन। उसके बाद ये दूसरा रिंग ले लेंगे, इस रिंग में हम कार्बन लगाएंगे और मान लीजिए इसके साथ हम लगा दें हैलोजन। ठीक है, इसे हम कहेंगे बेंजाइल। उसके बाद फिर से रिंग लेंगे। ठीक है, अब इस रिंग में मान लीजिए मैं यहाँ पे ओ एच लगा देता हूँ, तो सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड आएगा ना। अरे ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फिनाइल। अब देखो दोनों में फर्क क्या है यहाँ पे। तो बेंजाइल जब हम कब यूज करेंगे? जब मेरे पास बेंजीन में एक साइड चेन रहेगा तब। और फिनाइल हम कब यूज करेंगे? जब कोई भी चीज डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा तब। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों को लिखने का। अब यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में देखिए जहाँ पे CH3 है। ठीक है, ये CH3 में क्या लिखा हुआ है? बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन कार्बन सॉरी बेंजीन के साइड चेन वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बेंजीन के अलावा जो भी कार्बन होता है उसे हम साइड चेन कहते हैं। तो इस जगह पे ये जो कार्बन है इसे कहा जाता है साइड चेन। ठीक है, और इसे कहा जाता है न्यूक्लियस बेंजीन के केस में।
ठीक है। ऐसा न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोटॉन मत समझ लेना, ठीक है। जब हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं ना तो उस कंडीशन में इसको ऐसा डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर को बतलाता है कि बेंजीन मेन सेंटर है और जो कार्बन है वो साइड चेन में लगा हुआ है, मतलब साइड से लगा हुआ है। ये फंडा है। नाम क्लियर हो गया, कब कैसे यूज करना है, कैसे यूज होता है? हाँ सर। ठीक है रानी, आपको भी? यस सर। देखो नेक्स्ट है, तीसरा है हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन किसको कहेंगे? तो बेंजीन के साथ साइड वाला, साइड चेन पे जो कार्बन होगा उसको बेंजाइलिक कार्बन कहेंगे, और उसके साथ कुछ भी जुड़ा होगा उसे हम बेंजाइलिक हाइड्रोजन, चाहे बेंजाइलिक हलाइड, चाहे बेंजाइलिक अमाइड, ये सब कहेंगे। तो मैं एक एग्जांपल आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन आपको दिया है। अब इसी का दूसरा फॉर्म दे दे रहा हूँ आपको इस तरीके से। ये बेंजीन है मेरा, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ में हेलोजन लगा देंगे तो इसे बेंजाइलिक हलाइड कहेंगे। ठीक है, ये जो कार्बन होगा इसे हम बेंजाइलिक हलाइड कहेंगे, बेंजाइलिक हलाइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन, इसके साथ अगर NO2 हो, और नीचे में बेंजीन हो, तो इसे हम नाइट्रोबेंजाइल कहेंगे। ठीक है, या नाइट्रोबेंजीन भी हम कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और नाइट्रोबेंजाइल भी आप कह सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी जिस टाइप से कार्बन एटम क्लासिफाई होता है उसी तरीके से हाइड्रोजन एटम भी क्लासिफाई होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने विनाइलिक कार्बन पढ़ा है तो विनाइलिक हाइड्रोजन चला आया, अलाइलिक कार्बन पढ़ा है तो अलाइलिक हाइड्रोजन आया, 1 डिग्री कार्बन पढ़ा था तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है। अभी एक बात बताइए, 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होता? यहाँ पे सिर्फ 3 डिग्री का मैंने एग्जांपल दिया है, 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होता? बताइए पता नहीं सर। रानी। पता नहीं सर। देखो अगर आप स्ट्रक्चर देखो, अगर मैंने आपने लिखा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा 4 डिग्री क्यों नहीं होता। देखो 1 डिग्री कैसा है कि कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा 1 डिग्री हो गया। फिर इस कार्बन के साथ एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसे हम कहेंगे 2 डिग्री। फिर इस कार्बन के साथ 1, 2, 3 कार्बन, तो इसे हम कहेंगे 3 डिग्री। अब हमको 4 डिग्री दिखाना है तो 1, 2, 3, 4, हर किसी के साथ कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इनके साथ जो भी हाइड्रोजन होगा उसे हम कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। उसके बाद इस कार्बन के साथ जो भी जुड़ा होगा उसे हम कहेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ जो जुड़ा होगा उसे हम कहेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। लेकिन इस 4 डिग्री कार्बन में क्या कोई हाइड्रोजन है? देखिए नहीं और सर। नहीं, तो जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप स्ट्रक्चर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस एग्जांपल में 4 डिग्री हाइड्रोजन का एग्जांपल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, देयर इज नो 4 डिग्री
हाइड्रोजन। ठीक है, जब आप देखो जो जो नोट्स बनाना है मैं यहीं पे टिक कर दूंगा अभी क्या क्या आपको नोट्स में लिखना है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विनाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो एन अल्केन, आइसो अल्केन और नियो अल्केन। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, 11th का नोमेनक्लेचर में आप पढ़े हो, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेमिंग में आपको काम आएगा। अब एन का मतलब क्या है, क्या होता है एन का मतलब, एन का मतलब क्या होता है? बोलिए। भूल गए सर। भूल गए? यहाँ क्लियर क्लियर लिखा हुआ है देखो। नॉर्मल। ठीक है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन। अब देखिए हमको कुछ कुछ चीजें पहचान में आना चाहिए, जैसे स्ट्रेट चेन तो हमको पहचान में आ जाएगा, सीधा सीधा चेन होगा मतलब उसको नॉर्मल कहेंगे या एन कहेंगे। आइसो, आइसो के साथ एक और वर्ड जुड़ता है सेक। ठीक है, SEC। अभी आइसो या सेक कब कहते हैं, जब सेकेंड कार्बन पे कोई ब्रांचिंग आता है तो उसे हम कहते हैं आइसो या फिर सेक। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ब्रांचिंग विथ सेकेंड कार्बन, ब्रांचिंग विथ सेकेंड कार्बन। ठीक है, तो ये इस चीज को याद रखना। क्या कर रही है? उसके बाद है नियो कार्बन। अभी नियो का क्या फंडा है कि देखो नियो में सेकेंड कार्बन पे आपका क्या होगा, तो दोनों साइड में ब्रांचिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर नियो कार्बन branching takes place on both sides of second carbon. Branching takes place on both sides of second carbon. ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग टर्ट नाम से भी कुछ यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो टर्ट क्या है, कैसे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे का एग्जांपल देखिए, ये वाला नियोपेंटेन वाला। ठीक है, नियोपेंटेन कैसे है, तो सेकेंड कार्बन पे, ये हमारा सेकेंड कार्बन है, इधर पे एक ब्रांच और इधर पे एक ब्रांच, तो इसको क्या लिख दिया, नियोपेंटेन। पेंटेन में कितने कार्बन होने चाहिए, टोटल 5 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, टोटल में 5 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, इसी चीज को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, टर्ट के नाम से, TERT। ठीक है, इसे कहा जाता है टर्ट पेंटाइल, टर्ट पेंटाइल। तो नियोपेंटेन और टर्ट पेंटाइल दोनों जो है ये आपका एक ही नाम है। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पे, दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या दिया है, आइसो ऑक्टेन। तो कार्बन की संख्या अगर हम गिनना चालू करें 1 2, तो सेकेंड कार्बन पे मेरे पास जो है वो है ब्रांच। ठीक,
अभी ब्रांच है तो कैसा है, देखिए यहाँ पे दोनों साइड का ब्रांच है, तो इस जगह पे हमको क्या यूज करना चाहिए था, नियो। लेकिन जो हमारा नेमिंग है वो कैसा है, आईएसओ के टर्म से। तो आईएसओ के टर्म से है, इसका मतलब है हमने क्या यूज किया है, इसको लिया है। ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है, इसको लिया है, ठीक है। अब आइसो लिया, नियो नहीं लिया, तो हम यहाँ पे कार्बन की संख्या को गिनेंगे, कितने कार्बन है, 1 2, अब इधर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो इसने क्या लिखा है, आइसो ऑक्टेन, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन का जो है स्ट्रक्चर वो डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। तो या तो आप ब्रांचिंग करके दिखा लीजिए जिसमें नियो और आइसो दोनों होगा, या फिर एक ऐसा कार्बन लीजिए जिसमें टोटल 8 कार्बन हो, 4 5 6 7, और इसके सेकंड वाले के एक ब्रांच दे दीजिए, तो ये भी आइसो ऑक्टेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग नेमिंग्स यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप ऑफ नेमिंग है जिसको अल्फा एंड बीटा नेमिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा और बीटा नेमिंग क्या है, मैं एक सिंगल सा लाइन लिखता हूं, उसके बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। द कार्बन नेक्स्ट टू द functional group is called अल्फा कार्बन, ठीक है। ये डेफिनेशन है अल्फा कार्बन का, ठीक। फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो भी कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल और दे देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले बता दूं अल्फा बीटा हम कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो अल्फा बीटा जो है ये ओल्ड नेमिंग का सिस्टम है, ठीक है। ओल्ड नेमिंग, पुराने नाम जो लिखे जाते थे वो इस तरीके से लिखते थे। क्यों लिखते थे ऐसा, क्योंकि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे, गिने चुने ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तो उसके वजह से हम लोग अल्फा बीटा, उसके बाद गामा, तो डेल्टा, उसके बाद डेल, फाई, साई, थीटा, इस टाइप से सिंबल्स हम लोग यूज करते थे। क्योंकि धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ने लग गए, सिंथेसिस इनका बढ़ने लग गया, तो इस वजह से क्या हुआ, ये सिंबल्स कम पढ़ने लग गए। जब सिंबल्स कम पढ़ने लग गए तो उसके बाद IUPAC का डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। और तब हम लोग क्या करते थे कि इसको हटा दिए, लेकिन हटाने के बाद ये आज भी पढ़ा जाता है। अब आज भी पढ़ने का रीजन क्या है, तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। आप 12th में भी, 12th और 11th दोनों में थोड़ा बहुत आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हम लोग ये अल्फा बीटा को यूटिलाइज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, इसके बगल वाला मतलब पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन हो गया बीटा। उसके बाद COOH मेरा फंक्शनल ग्रुप है, पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन है इधर, उसके बगल में एक है आपका कार्बन, इसके इधर भी एक कार्बन है, ठीक। अब ध्यान से देखो, जो क्लोरीन है इस एग्जांपल में, क्लोरीन यहाँ पे कार्बन में ऐसे लगा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसके साथ डायरेक्टली कार्बन कौन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको अल्फा कहेंगे, और इसके बाजू वाले दोनों कार्बन को हम बीटा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इस एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, तो इसके बगल वाला कार्बन भी अल्फा। फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में जो जितने भी कार्बन होंगे हर किसी के साथ अल्फा कहेंगे हम इसको, ठीक है। और उसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो बीटा कहलाएगा। तो
अगर मैं इसे लिखूं, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये CHO, तो CHO के साथ जो पहला कार्बन है ये हो जाएगा अल्फा, फिर दूसरा कार्बन ये हो जाएगा बीटा, फिर तीसरा कार्बन ये हो जाएगा गामा, फिर चौथा कार्बन ये हो जाएगा डेल्टा, फिर पांचवा कार्बन इसे हम कहेंगे मान लीजिए डेल, फिर छठा कार्बन इसे हम मान लो थीटा कह दें, फिर सातवां कार्बन इसे हम फाई कह लें, आठवां कार्बन इसे हम साई कह लें, ठीक है। उसके बाद नौवां कार्बन, इसके बाद और भी कोई सिंबल हैं तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल्स भी हैं, काफी सारे सिंबल्स हैं, कम नहीं है, ठीक। तो हम लोग जो जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहाँ पे ये सब यूज होगा, जैसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस पढ़ लें वहाँ पे काम आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लें वहाँ काम आएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे ये सारी चीजें हमको काम आएंगी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपको आपके नोट्स में क्या लिखना है। देखो ये मैंने PDF है ना आप लोग के पास, ये वाला PDF तो मैंने PDF डाले तो है ग्रुप हाँ में। हाँ है सर, है सर। ठीक है, आज हम फिर डाल देंगे। अभी मैं जो जो टिक करूंगा वो आप अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। और जो बोर्ड शेयर करता हूँ वो बोर्ड से आप मिला के लिखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से उतार के छाप लिए। सर कल वाला नहीं भेजे हैं। कल वाला हम किसी भी क्लास का अपलोड नहीं किए गए, कल लाइट ठीक से था नहीं, ठीक है। तो हम आज जो करेंगे आज हाँ, अपलोड करेंगे। परसों आना। हाँ परसों आना। कल तो क्लास लिए नहीं थे ना, परसों वाला। हाँ आज भेज देंगे, वीडियो भी आज मिल जाएगा, ठीक है। आपको आप यहाँ से लिखोगे, एक काम करना, यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक मैं बोल दे रहा हूँ, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप चालू करेंगे। उसके बाद ये दोनों पेज लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे ट्राइवियल सिस्टम जो है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी आ जाएगा, फिर विनाइलिक कार्बन, अलाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन, फिर क्लासिफिकेशन, मतलब आज हम जो आपको पढ़ाएं आज और लास्ट क्लास का ये आपको पूरा लिखना है, आपके नोट्स में आएगा ये, ठीक है। ये वाला मत लिखना, ये जो ब्लू लाइन से है इसको मत लिखना।